प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति पर संसद में कहा, वैश्विक संकट के बावजूद देश में एलपीजी और तेल की नहीं होने दी जाएगी कमी। महिला सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में सम्मानित हुई कल्पना सोरेन, मैया के लिए समर्पित किया सम्मान। मुखिया सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री बोली, पंचायतों को करेंगे मजबूत। चैती छठ महापर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रतियों ने किया खरना का अनुष्ठान। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर आम लोगों के लिए खुला मौसम विज्ञान केंद्र। स्कूली विद्यार्थियों समेत आम लोगों ने जानी मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने की तकनीक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के अहम मुद्दों पर लोकसभा में संबोधन दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध से दुनिया में जो मुश्किल हालात बने हैं, उसका असर लंबे समय तक रहने की संभावना है। इसलिए हमें तैयार और एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर और कई जरूरी चीजें भारत आती हैं। जंग शुरू होने के बाद से होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने यह पक्का करने की कोशिश की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर ज्यादा असर ना पड़े। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में एलपीजी और तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।
देश में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज से केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन शुरू किया है। देश में गैस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से कई नए कदम उठाए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। आज से केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पहले राज्य को 30% आवंटन स्वीकृत था, जो अब नए फैसले के बाद बढ़कर कुल 50% हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी विस्तार है, जिसके लिए कुल कोटे से 10% हिस्सा विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। इस अतिरिक्त कोटे का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही डेयरी उद्योग और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाली कैंटीन को भी इस वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट में राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों में नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए 25 मार्च को बैठक बुलाई गई है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि महीने के अंत तक दोनों पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। हालांकि प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले भी इस तरह के आश्वासन देकर मामलों को टालती रही है। इस पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि 1 अप्रैल से पहले दोनों पदों पर नियुक्ति हर हाल में हो जानी चाहिए, अन्यथा कड़े आदेश पारित किए जाएंगे। आयुक्त सहित सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से यह जानना चाहा कि यह नियुक्ति कब तक कर ली जाएगी। इस पर राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया कि 25 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रिक्तियों को भरने से संबंधित एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी पदों पर नियुक्ति कर लेने की संभावना है। ऐसे में माननीय खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए 1 अप्रैल का समय निर्धारित किया है। कल देश भर में विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रांची के नामकुम स्थित आईपीएच प्रेक्षागृह में कल विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वहां आयोजित ब्रिक्स सीसीआई कार्यक्रम के दौरान श्रीमती सोरेन को प्रतिष्ठित वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि यह पुरस्कार केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह झारखंड की हर मैया और देश दुनिया की उन अनगिनत महिलाओं की है जो अपने परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी मुखिया के लिए आज 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई।
हजारीबाग में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों से लगभग 1400 मुखिया शामिल हुए, जहां उन्हें अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि करीब 165 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए जल्द मुखियाओं के खातों में भेजे जाएंगे। प्रशस्ति पत्र देकर ताकि ये प्रेरणा की स्रोत बने और अन्य मुखिया जी को भी प्रेरित करे। कार्यक्रम में शामिल झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा और सरकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, चाहे मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य हैं या जिला परिषद है, वो हम लोगों के विभाग का हिस्सा हैं और वो झारखंड को आगे करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज उनसे मिलने, उनको प्रोत्साहित करने, उनके अच्छे कामों को अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों से साझा करने का हम लोगों ने प्रयास किया। कार्यशाला को मुखियाओं ने सकारात्मक पहल बताया और कहा कि सरकार की सोच से पंचायतों के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि घोषित फंड जल्द उनके खाते में पहुंचेगा ताकि वे पंचायतों का आधारभूत विकास कर सकेंगे। महिलाएं अगर किसी काम को ठान लेती है तो उसे पूरे जज्बे के साथ और पूरे हिम्मत के साथ उसको करके निभाती है और जिसका आज यहाँ पे एक नमूना भी देखा गया और आने वाले समय में महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं अगर उन्हें मौका मिले। अब तक मैडम जी ने पंचायत में कैसे काम करना है, योजनाओं को कैसे धरातल में उतारना है, कैसे अपने पंचायत को विकास के और आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों के बारे हम लोगों को जानकारी मिला और बहुत अच्छा सीख मिला। और बहुत दिनों से हम लोग को योजना के लिए जो फंड नहीं आया था वो फंड भी मिल रहा है और हम लोग अपने विकास में काम आगे कर सके, इस चीज़ के लिए हम लोग जानकारी प्राप्त किए। यह कार्यशाला पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी, जहां सरकार ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर चिंता जताई है। श्री मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दुमका के गोपी कांदर प्रखंड के खाड़ीबाड़ी गांव स्थित पहाड़िया टोला का वीडियो साझा कर पेयजल की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने लिखा है कि क्षेत्र के ग्रामीणों को मजबूरी में डोभा, झोरिया और झरनों का गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। श्री मरांडी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से पेयजल की समस्याओं के समाधान की अपील की है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। श्री प्रकाश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रांची स्थित पुंदाग में एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना पर कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में राज्य सरकार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। धनबाद नगर निगम कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद तो दोनों ने शहर के विकास को प्राथमिकता बताया। धनबाद नगर निगम कार्यालय में नवनिर्वाचित महापौर संजीव सिंह और उप महापौर अरुण चौहान ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद महापौर संजीव सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर में बढ़ते प्रदूषण और जल संकट की समस्या का समाधान करना है। जो अव्यवस्था इस शहर में, चाहे वो पानी से जुड़ा हो, नाली से जुड़ा हो और कई भी सारी चीजें हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि नगर निगम के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी और सम्मानित जनता के साथ मिलकर बेहतर नगर निगम क्षेत्र और धनबाद को बनाने का काम करें। महापौर संजीव सिंह ने कहा कि शहर का विकास अधिकारियों और आम जनता के सहयोग से किया जाएगा ताकि योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप में लागू हो सके। उन्होंने 8 लेन सड़क में बार-बार हो रहे गड्ढों और अन्य समस्याओं पर भी चिंता जताई और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। सबसे पहली बात है कि धनबाद नगर निगम को बेहतर बनाने का जो प्रयास हम लोगों को है,
ये जिम्मेवारी एक महापौर की नहीं, एक पदाधिकारी की नहीं होती है, पूरे धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के लोगों की होती है। और हम सभी मिलकर एक बेहतर धनबाद बनाएंगे, जिसका हम लोग प्रयास किए हैं। और सब लोगों का अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से धनबाद पूरे भारतवर्ष में बेहतर नगर निगम बनकर सामने आएगा। वहीं डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने नई जिम्मेदारी ग्रहण कर खुशी जताते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास में भागीदार बनेंगे। बहुत खुशी है इस प्रभार ग्रहण करने का कि आज हमको इस कुर्सी का मौका मिला और इनका कुर्सी का सम्मान रखेंगे और सब वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। नई टीम के साथ धनबाद नगर निगम में अब विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे छोटी बड़ी समस्याओं का निदान लोगों के सहयोग से करेंगे और धनबाद को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में माई वेव्स और इन बिल्ड टीवी ट्यूनर जैसी नई तकनीकी पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के लोकतंत्रीकरण से टीवी देखने का अनुभव बदल गया है और अब सेट टॉप बॉक्स की जगह टीवी में ही कार्ड इनबिल्ट होंगे। माई वेव्स मंच के जरिए देश की संस्कृति, पर्यटन और क्षेत्रीय कहानियों को बढ़ावा मिलेगा। यह फ्री डिश पहल प्रसार भारती और टीवी निर्माताओं के साझा सहयोग का परिणाम है। चैती छठ को लेकर राज्य में भक्ति का माहौल है। छठ महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रती आज खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह भी यह व्रत कर रही हैं और लोक कल्याण की कामना के साथ अर्घ्य की तैयारी में जुटी हैं। सिमडेगा में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। उपायुक्त कंचन सिंह भी इस बार चैती छठ का व्रत कर रही हैं। वे पूरे विधि विधान के साथ गेहूं सुखाने और ठेकुआ तैयार करने जैसे कार्यों में जुटी हैं। ये लोक आस्था का महापर्व है, ये चैती छठ मुझे करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, तो बहुत आस्था है। इस वर्ष चैती छठ के अवसर पर 24 मार्च को संध्या अर्घ्य और 25 मार्च को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से घाटों पर तैयारी तेज कर दी गई है ताकि व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उपायुक्त कंचन सिंह ने केलाघाट डैम छठ घाट का निरीक्षण किया और सभी की कुशलता की कामना की। डैम पर छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पे आने वाले व्रतियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, पानी में कोई खतरा न हो, तो इन सब बातों की देख-रेख करने के लिए किसानों का निरीक्षण। प्रशासन की तैयारी के बीच सिमडेगा में चैती छठ का यह पर्व आस्था, अनुशासन और लोक परंपरा का सुंदर संगम बन गया है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। अदानी फाउंडेशन की पहल से हजारीबाग के बड़का गांव में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्थानीय युवकों को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। गुंदुलपुरा खनन परियोजना के तहत चालकों को हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। परियोजना क्षेत्र के गाली, गुंदुलपुरा और चंदौल गांव के 20 युवाओं ने इसमें भाग लिया, जिन्हें लर्निंग लाइसेंस भी प्रदान किया गया। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसीबी ने आज एक और बड़ी सफलता हासिल की। सरायकेला खरसावां जिले के भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कार्यालय के लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। आज के दिन वर्ष 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर आज रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र आम लोगों के लिए खुला रहा। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों समेत आम लोगों ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने की तकनीक जानी। रांची का मौसम केंद्र विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर जिज्ञासा और ज्ञान का केंद्र बना रहा। इस वर्ष की थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा के तहत मुख्य वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने छात्रों को संबोधित किया।
उन्होंने बताया कि मौसम की सटीक जानकारी केवल सूचना नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन और कृषि के लिए एक सुरक्षा कवच है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस एक ऐसा दिवस है जब हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि मौसम विज्ञान के बारे में, और हर साल एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, मतलब आज का जो अवलोकन है वो कल का सुरक्षा है। तकनीकी सटीकता पर बात करते हुए केंद्र के निदेशक डॉक्टर बापूराज पीपी ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पूर्वानुमान की एक्यूरेसी यानी सटीकता ही सबसे बड़ी चुनौती और सफलता है। उन्होंने आधुनिक सैटेलाइट डेटा और रडार तकनीक के महत्व पर प्रकाश डाला। मौसम केंद्र रांची में हम ये पूरा वेदर वार्निंग का इश्यू कर रहा है। वह अभी किसान के लिए इश्यू करता है, एविएशन के लिए इश्यू करता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इश्यू कर रहा है, और जनरल पब्लिक के लिए इश्यू कर रहा है। आज के ओपन डे कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लैब और फील्ड स्टेशन की गतिविधियों को देखकर छात्र काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने माना कि पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी अब पहले से कई अधिक बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लाइमेट और वेदर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाने हैं। हमने सीखा है कि कैसे वेदर एंड क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस किया जाए, कि आज का जो टाइम है पोल्यूशन कम हो और वेदर हमेशा परफेक्ट रहे। ये जो वेदर है ये किस किस कहाँ मतलब हेल्प करता है, और जैसे ये डिपार्टमेंट है IMD डिपार्टमेंट, ये मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। कि वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सीखा, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस जाना, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक हो गया है, जो सुरक्षित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। मौसम विज्ञान केंद्र की यह पहल सराहनीय है, क्योंकि अब जब युवा पीढ़ी विज्ञान और प्रकृति के अंतर संबंधों को नहीं समझेगी, तब तक जलवायु परिवर्तन की जंग नहीं जीती जा सकती। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज राजधानी समेत अन्य हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 मार्च तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मौसम शुष्क रहेगा। 27 मार्च से फिर से राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देवघर और दुमका और आसपास के इलाकों को छोड़कर शेष भागों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं 28 मार्च को दुमका, पाकुड़ और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर के KKN स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट महिला अंडर 23 T20 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। पहले मुकाबले में देवघर की टीम ने कोडरमा पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। KKN स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में देवघर और कोडरमा की टीम आमने सामने थी। देवघर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर विशाल 268 रनों का स्कोर खड़ा किया। देवघर की ओर से सरिता सोरेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 145 रनों की दमदार पारी खेली। इस तरह का टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है गर्ल्स के लिए। हम लोग को पहले बैटिंग मिला टॉस जीत के, तो हम लोग 250 से ज्यादा रन बनाए, उसमें से हम 145 रन बनाए। बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग इतना टारगेट खड़ा किए और 16 रन में ऑल आउट कर दिए। 268 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोडरमा की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई। पूरी टीम महज 16 रन पर सिमट गई और देवघर ने यह मुकाबला 252 रनों से जीत लिया। तो इस मैच में हारे तो अगले मैच में ये रखेंगे कि फील्डिंग जो मिसफील्ड हुआ वो ना हो, कम से कम ही हो, मतलब ना के बराबर हो, और बैटिंग लाइनअप थोड़ा अच्छा से, जो विकेट तुरंत गया वो नहीं जाए, थोड़ा रोक के उसके बाद सिंगल डबल निकालते रहेंगे, इससे प्रेशर नहीं आएगा बाकी के बैट्समैन। देवघर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विजय झा ने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलता है। यहीं से खिलाड़ी आगे बढ़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। यही टूर्नामेंट होता है जो बच्चों के लिए, कैरियर के लिए
बेस्ट रहता है, क्योंकि ये जो आयोजन होता है या इस टूर्नामेंट में जो अच्छी परफॉर्म करेंगी जो लड़कियां, उसको ही स्टेट टीम में रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देवघर में शुरू हुआ यह महिला अंडर 23 T20 टूर्नामेंट 27 मार्च तक चलेगा। इस प्रतियोगिता के जरिए युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और भविष्य के सितारे यहीं से निकलकर सामने आएंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। शहीद दिवस पर जमशेदपुर के बारीडीह गोल चक्कर में नागरिक सुरक्षा अधिकार समिति की ओर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर देश के वीर सपूतों को नमन किया। दौरान लोगों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। देशभक्ति के नारों और श्रद्धा के साथ माहौल पूरी तरह भावुक और देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उद्योगपति शिखर डे ने कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिकार समिति वर्षों से देशभक्ति से जुड़े कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। नेशन मतलब एक सब सामाजिक, सब नागरिक, सबको न्याय मिले और इस आज़ाद भूमि में अपना अधिकार, अपना सपना पूर्ण कर सके, इसी ये में इन लोगों ने बलिदान किया। वहीं समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पूरे वर्ष अलग अलग स्थानों पर शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी को उनके बलिदान और आदर्शों से परिचित कराया जा सके। जो भी देशभक्त है, जो देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे खुदीराम बोस हो और भी क्रांतिकारी हो, ऐसे लोगों का विचार को प्रचार प्रसार करके हम आम जनता को जागरूक करेंगे और प्रयास करेंगे कि आम जनता इसके बताए रास्ते पर चले। शहीद दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर लोगों को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की याद दिलाई और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी मजबूत किया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति पर संसद में कहा, वैश्विक संकट के बावजूद देश में एलपीजी और तेल की नहीं होने दी जाएगी कमी। महिला सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में सम्मानित हुई कल्पना सोरेन, मैया के लिए समर्पित किया सम्मान। मुखिया सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री बोली, पंचायतों को करेंगे मजबूत। चैती छठ महापर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रतियों ने किया खरना का अनुष्ठान। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर आम लोगों के लिए खुला मौसम विज्ञान केंद्र। स्कूली विद्यार्थियों समेत आम लोगों ने जानी मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने की तकनीक।